हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में परफेक्ट स्वागत है। और फिफ्थ क्लास 10 का साइंस लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हूँ। साइंस में बायोलॉजी पार्ट है, चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। इसको आगे बढ़ाते हुए हम आप पहुँचे हैं स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है। स्वपोषी और विषमपोषी का हमने परिभाषा पिछले वीडियो में दे चुका हूँ और इस बार इसके बीच अंतर देखेंगे। तो जैसा कि दिखाया गया है बोर्ड पर, स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर देख रहे हैं कि ये स्वपोषी जो होता है वो हरे पेड़ पौधों में होता है। पादप जगत में जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उन सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है। उनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। विषमपोषी में हरे पेड़ पौधे को छोड़ करके सभी प्रकार के प्राणी, कुछ ऐसे पादप हैं जो हरे नहीं होते हैं, जैसे मशरूम की बात कर रहे हैं, नहीं, और भी बहुत प्रकार के छोटे छोटे अदृश्य शैवाल हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, माने उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, विषमपोषी करते हैं। और जितने भी जीवधारी प्राणी हैं वो सारे विषमपोषी करते हैं, दूसरे पेड़ पौधे या दूसरे जीवों पर वो आश्रित हैं। स्वयं भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है कि स्वपोषी के लिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल अनिवार्य है। स्वपोषी के लिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल अनिवार्य है। जब अभी लिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उसमें इस बात को स्पष्ट करेंगे कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल भूमि से जल लेते हैं और फिर वो ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको मंड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और जल, तो उसको देखेंगे। लेकिन विषमपोषी पोषण में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल नहीं चाहिए। क्लियर। अगला है कि स्वपोषी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। विषमपोषी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर चाहिए ही नहीं। आगे है कि स्वपोषी पोषण करने वाले भोजन का पाचन की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन विषमपोषी पोषण में भोजन का पाचन अनिवार्य है। ये दोनों के बीच अंतर हो गया, 4 पॉइंट में है और इसको हम लोग याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, हम लोग इसको जो है ना पहले से भी याद करते हुए आए हैं। 7वां क्लास में ही थोड़ा बहुत देखे थे कि, और अभी हम लोग इसको देख रहे हैं 10वां क्लास में। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो कहता है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित कहते हैं, उसकी उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और मृदा से जल नहीं ले करके ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं या मंड कहते हैं। ठीक है। फिर उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करता है। यहाँ पर 2 समीकरण जो दिखाए हैं, एक समीकरण में उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, दूसरे समीकरण में ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन और जल भी है। मतलब कि हरे पेड़ पौधे जल को भी उत्सर्जित करते हैं। हम इसकी जांच पड़ताल को अपने घर में आराम से कर सकते हैं। कैसे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में होती है ना, हरे पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है। उसके माध्यम से ये जल को निष्कासित करता है। अपने घर में जो पौधा है, एक छोटा सा तुमको प्रैक्टिकल हम करके बता दे रहे हैं, जो कि घर में करोगे नहीं। घर में जो हमारे घर में जो प्लांट है, पौधा, छोटा पौधा है ना, ठीक है, फूल का होगा
या अन्य पौधा होगा, क्या करना कि एक साफ सुथरा प्लास्टिक लेना, वाइट कलर वाला, जो प्लास्टिक सब्जी वाला प्लास्टिक होता है ना, वो वाला लेना, और उसको उस पौधे के पत्तियों को इस प्लास्टिक से ढक देंगे और नीचे बांध देंगे, कस करके टाइट करके उसको बांध देंगे नहीं, और कुछ देर तक हम छोड़ देंगे। फिर कुछ देर के बाद जब ऑब्जर्व करने जाएंगे, उसको देखने जाएंगे ना, तो क्या पाओगे कि जो प्लास्टिक, सूखा हुआ जो प्लास्टिक था, उसके आंतरिक भाग में जल की कुछ बूंदें आकर के बैठ गया है, भाप के रूप में अंदर में अपीयर्ड हो रहा है, दिख रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। वो जो जल की बूंदें या भाप है ना, वास्तव में पेड़ पौधों के द्वारा जो जल को निष्कासित करता है, ठीक है, उसी चीज़ को वो बताता है। तो यहाँ पर ये जो जल है ना, उसी चीज़ को दिखाएं कि पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया गैस के रूप में ऑक्सीजन करता है और द्रव तरल के रूप में जल करता है, इसलिए दोनों तरफ ये H2 आ रहे हैं। यहाँ पर जब समीकरण को संतुलित किए हैं ना, तो इस ऊपर वाले समीकरण में जल के साथ 6 लगा हुआ है और नीचे में जल के साथ यहाँ 12 लगा हुआ है नहीं, जबकि इधर एक जल बना हुआ है जिसमें 6 लगा हुआ है। तो डिफरेंस यही है कि संतुलित जब किए हैं तो जल के यहाँ 6 और जल के यहाँ 12 के रूप में यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण आता है हमारा, दोनों समीकरण दे सकते हैं, गलती नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये दोनों समीकरण को लिखना एकदम अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो मुख्य रूप से घटना घटित होती है नहीं, वो 3 घटना क्या है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण करना। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण जो होता है पेड़ पौधों में, वही क्लोरोफिल के वजह से होता है ना। जैसे कि हमने समीकरण में दिया था ना कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये क्लोरोफिल उसी सूर्य के प्रकाश को ये अवशोषित करता है नहीं। सबसे बड़ा काम तो यही है, अवशोषण करने का। दूसरा है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हम लोग पढ़े थे ना क्लास 9 में। ना तो ऊर्जा का तो सृजन किया जा सकता है, ना इसका विनाश किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण होता है नहीं। तो यहाँ प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, और साथ में जो जल लेता है, मृदा से जो जल अवशोषित किया, जल में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपघटन होता है, ठीक है। 2 क्रिया। तीसरा जो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में ही हम लोग पढ़े थे अपचयन और उपचयन, तो इसके विषय में हमको कुछ बोलना नहीं है, उस चीज़ को समझ जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान यही घटनाएं मुख्य रूप से घटती है नहीं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के क्रम में कौन से कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, जरा उसको हम लोग देख लें। तो एक बार फिर से इसको हम लोग देख लें स्पष्ट रूप से कि रंध्र का खुलना और बंद होना की घटना जो होती है ना, वो किस प्रकार होती है ना। सबसे पहले देखो कि रंध्र का बंद होना। रंध्र कब बंद होता है? पेड़ पौधों के पत्तियों में अति महीन अग्नि से छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। और उस रंध्र के द्वारा, इस रंध्र के क्या काम है? 2 काम है। रंध्र का पहला काम जो तुमको बताया था कि उससे होकर के गैसों का विनिमय होता है नहीं, पहला कारण वही बताए थे ना कि रंध्र के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। कहने का मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसी के द्वारा ऑक्सीजन को निष्कासित करता है। फिर क्या है कि इसी रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है। जो घटना अभी तुमको जो बताया ना कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, हम उसका परीक्षण कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं
तो आज ही के डेट में घर में ऐसा करके देख सकते हो। तो उसी रंध्र के द्वारा वो जल वाष्प निष्कासित होते हैं बाहरी वायुमंडल में। नहीं, तो रंध्र का बंद होने की जो घटना है ना, असल में दिन के समय में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, तब पेड़ पौधों के पत्तियों में जो द्वार कोशिका बना हुआ है, उस द्वार कोशिका में स्टार्च, जिसको मंड कहते हैं, जाकर के जमा हो जाता है। और वो स्टार्च जमा होने के कारण जल जो पौधों के पत्तियों के भीतर मौजूद है, वो बाहर परासरण की क्रिया के गुण से वो बाहर नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि रंध्र का बंद होना। लेकिन रंध्र खुलने की स्थिति को पॉइंट नंबर 2 से दिखाया है कि रंध्र कब खुलता है। रात्रि के समय में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो दिन के समय में पत्तियों पर जो स्टार्च जमा हुआ, नहीं, मंड जो जमा हुआ पत्तियों पर, नहीं, जिसके चलते रंध्र बंद हो गया, रात्रि में उस द्वार कोशिका से सारे जो मंड हैं, स्टार्च हैं, वो क्या होते हैं, फट करके अलग हो जाते हैं। नहीं, और उस रूप में जो पत्ती फूल करके मोटा जो हो गया था, स्लाइटली पानी जो उसके भीतर जमा था ना, वो क्या होता है कि बाहर आ जाता है। बाहर आने के क्रम में पत्ती चिपक गया, और चिपकते ही वो उसका जो रंध्र है वो खुल जाता है। तो रंध्र का खुलना और बंद करना तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अब आगे विषम पोषी में सबसे पहले देखेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय प्राणी है ना, और इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित आकार का होता है। किधर से भी घुमा दो तुम, वो अमीबा बन जाएगा। जिधर किधर से भी ऐसे ही घुमा दो, जिस तरह से घुमा दो, ये अमीबा बन जाएगा। इसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन है तो प्राणी, और प्राणी है तो ये पोषण तो ग्रहण करते हैं। नहीं, कैसे पोषण ग्रहण करते हैं? फिगर के अनुसार देखो ना कि अमीबा एक है, और अमीबा के समीप जब कोई इसका कोई खाद्य कण, यानी उसके खाने वाले कोई कण जब इसके समीप आता है ना, तो सबसे पहले ये क्या करता है कि जब ज़्यादा क्लोज आ जाता है, वो उसका खाद्य कण जब उसके ज़्यादा क्लोज आ जाता है, नज़दीक आ जाता है, तो अमीबा एक कूटपाद बनाता है। इस प्रकार की एक संरचना बनाता है, कूटपाद। नहीं, और उस कूटपाद के अंदर खाद्य कण को घेर लेता है। फिगर में दिखाया गया है, ये खाद्य कण है, कूटपाद यहाँ बनाया, चारों तरफ से इसको घेर लिया। नहीं, चूंकि अमीबा का कोई मुख ही नहीं है, कोई मुंह खाने के लिए नहीं है, विशेष अंग, माने कोई भी कार्य को संपादित करने के लिए कोशिका जीव में कोई अंग नहीं, कोशिका में कोई मुख ही नहीं होता है। तो ये अपने आप ये तैयार करता है कूटपाद। नहीं, कूटपाद क्या करता है, जब पूरी तरह से खाद्य कण को घेर लिया, तो कूटपाद स्वतः समाप्त हो जाता है, वो प्रतीत नहीं होने लगता है कूटपाद, और उसके अंदर खाद्य कण चले जाते हैं, और बीच में एक रिक्तिका बनाता है, खाली जगह। ठीक है, और इस खाली जगह में क्या है कि एक पाचक एंजाइम जाकर के जमा हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, भोजन को पचाने वाले पाचक एंजाइम। ठीक है, और भोजन का पाचन करता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं खाद्य कण में कि जो अपचा भोजन बच गया, उसको तो फिर से बाहर निकालना है, उत्सर्जन करना है। तो उत्सर्जन करने के लिए भी कोशिका अमीबा में कोई विशेष अंग नहीं होता है। जो अपचा भोजन है वो विचरण करते करते फिर वो कोशिका के बाहरी दीवार पर आकर के वो चिपक जाता है। जिस प्रकार खाद्य कण को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए कूटपाद बनाता है ना, उसी प्रकार निष्कासित करने के लिए अपचे जो खाद्य कण है, अपचे पदार्थ जो है, उसको निष्कासित करने के लिए कोशिका वहाँ अपने आप स्वतः फट जाता है, जहाँ पर वो अपचा भोजन जाकर के चिपका है नहीं कोशिका में, और वो स्वतः क्या हो जाता है, फट जाता है। और इस प्रकार वो उसका क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है इसके अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो आज के डेट में
बस इतना ही। हम इसलिए पहले कहिए तुमको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, और वैसे हमारा कोई इसमें विनती नहीं कि लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको अच्छा लगा तो इसको तुम रखो, नहीं लगा उसको फेंको। धन्यवाद।